हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे लेके नए एपिसोड में ईवीएस की क्लास यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज की क्लास, पर्यावरण अध्ययन की क्लास लेके आज हम नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे। नई जो है कंटेंट का अध्ययन करेंगे। उसमें बड़ा रोचक दृश्य को दर्शाया गया है, बड़ा ही अच्छा कंटेंट उसमें शामिल किया गया है जो कि बड़ा ही रोचक है। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम लोग आप लोगों को नया नया वीडियो, अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो आज का जो हमारा सीटेट ईवीएस की क्लास है उसका टाइटल जो जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका टाइटल है नंदिता मुंबई में। क्या है? नंदिता मुंबई में, ये इसका टाइटल है। और देखते हैं कि इसमें किसका अध्ययन किया हुआ है। ये इसका टाइटल है जो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत, और इसमें बड़ा ही रोचक तथ्यों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि जो गरीब होता है वो कैसे सरवाइव करता है, अपनी जीविका का निर्वहन कैसे करता है, उसमें उसके जीवन में कितनी परेशानियां आती हैं और उन परेशानियों का सामना कैसे करता है, इसका वर्णन हुआ है इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आइए देखते हैं क्या है कंटेंट। आज मुझे मुंबई आए 1 महीना हो गया। इसका मतलब कि जो नंदिता है वो मुंबई टूर के लिए गई है, अथवा किसी के इलाज के लिए गई है, या किसी उद्देश्य से गई है, एक ग्रामीण परिवेश से निकल करके मुंबई शहर में, उसका वर्णन कर रही है कि आज मुझे मुंबई आए 1 महीना हो गया है, माँ तभी से अस्पताल में भर्ती है। तो मैंने पहले ही कहा था कि या तो वो टूर यात्रा पे गई होगी या फिर कोई बीमार रहा होगा, उसको हॉस्पिटल ले गई होगी। तो इनकी माँ की तबीयत खराब थी और कहाँ लेके गई हैं? मुंबई लेके गई हैं, अस्पताल में भर्ती भी हुए हैं। उनके इलाज के लिए ही तो हम गांव से मुंबई आए हैं। तो मैंने पहले ही जिक्र किया था कि वो गांव से मुंबई गई है, किस लिए? इलाज करवाने के लिए। किसके इलाज के लिए? अपनी माँ के। आगे इसमें क्या है? मुंबई एक बड़ा शहर है, वास्तव में मुंबई एक बड़ा शहर है और जनसंख्या की दृष्टि से भी, और भारत का सबसे महंगा शहर है। ये भी आज जान लीजिए कि भारत का सबसे महंगा शहर की बात आती है तो मुंबई की आती है। भारत के आर्थिक राजधानी की बात आती है, आपसे पूछ दें कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन है? तो ये आपकी है मुंबई। ये मुंबई आपकी क्या है? आर्थिक राजधानी है। इसी शहर के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन हुआ है। आगे क्या है? मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई है, पर आज भी वह दिन याद है जब माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। कितनी भीड़ थी, मैंने फटाफट माँ का हाथ पकड़ लिया था। मैं सोच रही थी इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आप भी यात्रा कर रहे हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में बड़ी दिक्कत होती है यात्रा करने में, खासकर ट्रेन में भी दिक्कत होती है, प्लेटफॉर्म पे भी दिक्कत होती है, उसके बाद जब ऑटो में आप बैठते हैं उसमें भी बड़ी दिक्कत होती है। तो इसमें वो कह रही है कि मैं जैसे ही उतरी तो फटाफट अपने माँ का हाथ पकड़ लिया। मैं सोच रही थी कि क्या इसमें आगे कह रही है कि मैं सोच रही थी कि इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे। तभी पीछे से जोर से आवाज आई, नंदिता। नंदिता मुड़कर देखा तो मामा ही थे।
माँ के भाई को मामा कहते हैं। इस चीज को तो सब लोग जानते हैं, ये तो सर्वव्यापी शब्द है। सब लोग इस शब्द को जानते हैं कि माँ के भाई को क्या कहा जाता है, मामा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे मैटरनल अंकल कहा जाता है। बच्चों से पूछिए कि वे अपनी माँ के भाई को क्या कहते हैं, तो हमारे यहाँ जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो भोजपुरिया लोग हैं, उनके यहाँ तो इसको माँ के भाई को मामा ही कहा जाता है। बाकी अन्य भाषाओं में अन्य नामों से जाना जाता होगा, जो कि प्रदेश, विभिन्न प्रदेशों की अपनी प्रादेशिक बोली है, उसमें या स्थानीय बोली है, उसमें मामा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि इस चैप्टर में उसका अध्ययन नहीं हुआ है कि किन किन नामों से जाना जाता है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि माँ के भाई को मामा कहा जाता है। आगे देखते हैं इसमें किसका वर्णन हुआ है। तो ये देखो, ये नंदिता है, उसकी माँ है, ये उसके मामा है। ठीक है, यहाँ पे दृश्य दर्शाया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है आगे, स्टेशन से मामा के घर की ओर चले, पर यह क्या, कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई या कोई दृश्य दिखाई दिया होगा, तो स्वयं से वो प्रश्न पूछ रही है कि पर यह क्या। फिर से इतनी भीड़ वाला इलाका, सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियां, उसी गली से होते हुए हम मामा के घर पहुंचे। यहाँ एक कमरे में मामा, मामी, उनके 2 बेटियां और बेटा रहते हैं, और अब मैं भी वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना और वहीं नहाना, यानी कि सब दैनिक क्रिया नंदिता का भी अपने मामा के घर हो रहा है। ठीक है, आगे क्या है, हमारे गांव के घर में एक ही कमरा है, पर रसोई घर और नहाने की जगह अलग अलग है, बाहर आंगन भी है। तो ये अपने गांव वाले घर के बारे में बता रही है नंदिता कि वहां पे एक ही कमरा है, लेकिन रसोई घर अलग है, नहाने का भी घर, स्नानागार वो भी अलग है, और क्या है, बाहर एक आंगन बना हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शहर का रहन सहन है या रहने का स्थान है, उससे बिल्कुल भिन्न गांव का होता है। उसी चीज को यहाँ पे बताना चाहती है। आगे पानी की किल्लत, पानी की किल्लत आमतौर पे देखा जाए तो लगभग प्रदेशों में है भारत के, लेकिन ज्यादातर प्रदेशों में इसकी बहुलता है। और सबसे ज्यादा अगर कहीं दिक्कत है तो आपके राजस्थान यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाता है तो जो बुंदेलखंड का इलाका है, आपका ललितपुर, झांसी, महोबा, ये वाला एरिया जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, वहां पे पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। आगे इसमें क्या कहती है, मैं, मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूँ। ये सीमा इसकी मामा की लड़की है। जाती हूँ, बाप रे संबोधन हो गया। वहां पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं, अगर पहुंचने में देर हो गई तो समझो दिन भर का पानी भरा नहीं जाएगा। हमारे गांव के घर में भी नल नहीं है, हमारे गांव के घर में भी नल नहीं है। गांव में तालाब 20 मिनट की दूरी पर है। गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी क्या होता है, सूख जाता है, तालाब का पानी सूख जाता है। तब घंटा भर चलकर, ये देखिए पानी की कितनी किल्लत है और पानी कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक कहावत है कि सेव वाटर सेव लाइफ, यानी कि पानी बचाओ जीवन बचाओ। इस वजह से आपसे अनुरोध है, जितने भी भाई बंधु, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग फिजूल का पानी खर्च ना करिए, क्योंकि पानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर पानी नहीं रहेगा तो जिंदगानी नहीं रहेगी। और
पानी उतना ही यूज किया जाए जितना आपको आवश्यक है। ठीक है, आगे क्या है, तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है, पर पानी के लिए इतने झगड़े तो नहीं होते हैं। वो गांव के परिवेश की तुलना शहर से कर रही है कि अगर 20 मिनट लेट हुआ तो मुंबई में पानी के लिए झगड़ा हो जाता है। अगर यहाँ की बात गांव की, अपने गांव की बात कह रही है, तो वहां पे अगर तालाब में पानी सूख गया तो 20 मिनट एक्स्ट्रा चल के उसे नदी से पानी लाना पड़ता था, लेकिन झगड़ा नहीं होता था। क्या नहीं होता था? झगड़ा नहीं होता था। और क्या कर रही है, मामा की गली के एक कोने पर टॉयलेट है। ठीक है, कहाँ है? एक गली पे, यानी कि गली के एक छोर पे है। मामा की गली के एक कोने पर टॉयलेट बना हुआ है। गली के सभी लोग वहीं जाते। इतनी गंदगी और बदबू, वहां जाने पर मुझे पहले तो मितली आती थी। अक्सर वहां पानी भी नहीं होता है, पानी भी नहीं होता है। पानी साथ ही ले जाना पड़ता है। अब तो इस सब की आदत पड़ गई है। गांव में तो सब खुली जगह पर जाते हैं, लेकिन उनके लिए आदमी और औरत की जगह अलग अलग है। तो मुंबई में जीवन बड़ा ही कठिन है, चाहे पानी की किल्लत हो, चाहे टॉयलेट की किल्लत हो, चाहे पैसे की। सबसे महंगा शहर अगर कोई है तो मुंबई है। और सबसे पानी के लिए सबसे कम या दिक्कत वाला शहर राजस्थान के बाद महाराष्ट्र का या मुंबई का है। तो वही वो बता रही है। और उसके मामा के गली के लास्ट कोने में एक ही टॉयलेट था जिसमें सारे लोग यूज करते थे। उसमें साफ सफाई का अभाव था, उसमें कभी कभी पानी नहीं होता था, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से पानी लेके जाते थे। तो वो कहती है आगे कि गांव में ऐसा नहीं है। गांव में लोग खुले में शौच करते हैं और अपना अलग अलग स्थान है। महिलाओं का शौच के लिए अलग स्थान है, पुरुषों का अलग है। लेकिन अब ग्रामीण परिवेश में भी शौचालय का यूज होने लगा। कब से होने लगा? स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर शौचालय या इज्जत घर जब आई, तब से गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर ये चालू हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ। यानी कि तब से स्वच्छ भारत मिशन हुआ, जिसमें खुले में शौच करना प्रतिबंधित है। इसको आप नोट करिए रहेगा कि खुले में शौच करना प्रतिबंधित है पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में। और किसके तहत? स्वच्छ भारत मिशन। क्या नाम है? स्वच्छ भारत मिशन, ये नाम है। कब ये लागू हुआ? ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इससे भी प्रश्न बनते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के 150वीं जयंती पर, ठीक है, किस पर? 150वीं जयंती पर, गांधी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। और इसके तहत खुले में शौच करना एक अपराध की श्रेणी में आता है और हर घर शौचालय मिशन भी यही आया। आगे इसमें पूछ रहा है, इसमें चर्चा पर चर्चा करके आपसे पूछ रहा है कि नंदिता को गांव से मां को मुंबई क्यों लाना पड़ा? अरे भाई, उसकी मां बीमार थी, उसके इलाज के लिए लाना पड़ा। मामी की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली आती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत गंदगी थी और उस टॉयलेट से काफी बदबू आ रही थी या गंध आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, इस वजह से। आगे क्या है? नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा? नंदिता के मामा का घर जो था वो छोटा था, एक ही कमरे थे। उसमें इसके मामा, मामी और 2 बच्चियां और एक बेटे रहते थे उसके।
बाद जब नंदिता मुंबई गई तो इसका भी रहना उसी घर में हुआ। और इसका जो पैतृक गांव वाला घर था वहां पे एक ही कमरा था, लेकिन नहाने का अलग स्थान था, रसोई घर अलग थी और आगे बड़ा सा आंगन बना हुआ था। तो मामा के घर की तुलना में इसका पैतृक गांव वाला घर बड़ा था। तुम्हारे अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी? जब संसाधनों का अभाव है तो बिजली की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात बिजली भी ना के बराबर रही होगी। आगे देखते हैं। सीख लिया, क्या सीख लिया? मैं रोज माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। ये नंदिता अपना वर्णन कर रही है। मैं रोज माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत नहीं पड़ती थी, उनमें चढ़ने की मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी बस में चढ़ने की, क्योंकि भीड़ अधिक थी। आदत जो नहीं थी, डर भी लगता था, पर अब ठीक है। मुझे समझ आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है, कहाँ उतरना है। बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है, वहां 7 घरों में मामी सफाई और बर्तन धोने का काम करती हैं। एक दिन मैं भी मामी के साथ वहां गई। कहां गई? यानी कि जहां इसकी मामी काम करती है वहां पे ये चली गई। आगे क्या कहती है? देखने पर पहले मुझे लगा कि एक ही बड़ा घर है, पर नहीं, वो तो एक के ऊपर एक बने, यानी कि कई तले की बात कर रहा है, कई फ्लोर की बात कर रही है कि एक के ऊपर बने बहुत सारे घर थे। ठीक है, एक के ऊपर एक बने बहुत सारे घर थे। मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी। आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब किसी अस्पताल में जाते होंगे या किसी सरकारी काम के लिए सरकारी कार्यालयों में जाते होंगे, तो वहां भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और उसमें नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी बनी होती है और लिफ्ट भी बनी होती है। तो उसी की जिक्र कर रही है, कैसे चढ़ूंगी, पर वहां लिफ्ट भी लगी थी। एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी पंखा, घड़ी और बल्ब सभी लगे थे। ये लिफ्ट के अंदर की बात कह रही है। हम कितने सारे लोग उसमें घुस गए, बटन दबाया और झट पहुंच गए ऊपर। सच बताऊं, मुझे पहले बहुत डर लग रहा था। क्यों डर लगा रहा था? क्योंकि वहां पहले कभी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं की थी। आगे देखिए, इसमें प्रश्न पूछ रहा है, क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। कोई ऐसा परिवार नहीं जिसके घर के लोग या कोई सदस्य कभी बीमार नहीं हुआ, ऐसा कोई परिवार धरती पे पैदा ही नहीं हुआ है। सबके घर के लोग कोई ना कोई बीमार ही होते हैं। क्या तुम उनसे मिलने जाते थे? बिल्कुल जाते थे। वहां उनकी देखभाल कौन कर रहे थे? तो जो साहसी व्यक्ति होता है, जो हैबिचुअल हो जाता है अस्पताल में रहने का, जो कठोर दिल का होता है, वही रह पाता है पेशेंट के साथ, और कमजोर दिल वाले नहीं रह पाते हैं। क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंगें देखी हैं? बिल्कुल देखी हैं। अगर गांव से आप शहर में जाएंगे तो शहर के अंदर तमाम बड़ी बड़ी 20 फ्लोर की बिल्डिंगें हैं, 25 फ्लोर की बिल्डिंगें हैं, लेकिन गांव की जो रहन सहन शैली है वहां पे छोटे छोटे घर होते हैं, बिल्डिंग नहीं होती है बहुत बड़ी। तुम कितनी मंजिल तक किसी बिल्डिंग में चढ़े हो? तो अमूमन गांव के आसपास 4 या 5 मंजिला मकान होता है जिसमें हम आप चढ़े होते हैं, लेकिन शहरों में तो मिनिमम कम से कम 10-20 मंजिला का मकान होता है। आगे देखते हैं। दूसरे घर में अब इसकी मामी जो है कई घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। एक घर में गई तो वो सब देखी जो पीछे हमने बताया। अब दूसरे घर की बात कह रही है। मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। कहाँ ले गई?
बबलू के घर ले गई। ये बबलू कोई इसके मामी का मालिक है, उसके घर पे इसकी मामी काम करती है। किसकी काम करती है? सफाई करने का काम करती है, घर के बर्तन धुलने का काम करती है। तो यहाँ पे कह रही है, मामी सबसे पहले बबलू के घर ले गई। उसका घर बाहरी 12वीं मंजिल पर था। कितना बड़ा घर था, बैठकर खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग और रसोई भी अलग। वहां टॉयलेट भी घर के अंदर ही था। मामी को बबलू के घर काम करने में टाइम तो बहुत लगा, पर खास परेशानी नहीं हुई। रसोई घर में ही नल लगा था और झरझर पानी बह रहा था। तो ये साफ सफाई यानी कि उसके घरों के बर्तन धुलने का काम और अन्य सफाई कामों में नंदिता की मामी काम करती थी बबलू के घर में, और उसी का वर्णन यहाँ पे है। ये इसका घर है, ठीक है, किसका घर है? बबलू का। और यहाँ पे देखो नल लगी हुई, यहाँ से बर्तन धुलते थे और सब टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं। इसी का वर्णन कर रही है नंदिता। बबलू ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बेकार बह गया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जाकर नल बंद कर दिया। बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां लगी थी। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा। बबलू के घर की खिड़कियों से मामा की बस्ती दिखाई दे रही थी। बस्ती तो दिखाई दी, पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है। यानी कि काफी दूरी थी उसके मामा के घर से बबलू के घर की, और ऊंचाई भी थी, इस वजह से इसके मामा का घर दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से नीचे सब कुछ खिलौने की तरह छोटा छोटा लग रहा था। मुझे डर भी कितना लग रहा था ऊपर से बहुत नीचे झांकने पर। यानी कि 12वीं मंजिल से जो कांच की खिड़की थी या विंडो थी, वहां से नंदिता झांक रही है। तो उसके मामा का गांव तो दिख रहा है, पर उनका घर नहीं दिख रहा है। और वह कैसा दिख रहा है? छोटा छोटा खिलौने जैसा दिख रहा है। उसका वर्णन कर रही है नंदिता। आगे आगे देखते हैं। ये देखिए, ये बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये बड़ी सी। और यहां से देख रही है कि इसके मामा का जो घर वगैरह है, यहां से छोटा छोटा दिख रहा था, मार्केट वगैरह ये सब छोटा छोटा दिख रहा था, उसी का वर्णन कर रही थी। आगे इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या क्या करने में डर लगता था। टॉयलेट में जाने से वहां से बदबू आती थी, इस वजह से उसको मछली आती थी, ठीक है। और क्या उसको लगता था? लिफ्ट में चढ़ने में कभी नहीं चढ़ी थी, उसको डर लगता था, और खिड़कियों से झांकने में डर लगता था, ठीक है। पाठ में मामा की बस्ती और ऊंची बिल्डिंग के बीच के अंतर की बात की गई है। इनके कारणों पर चर्चा करते समय बच्चों को उनके अनुभवों से और भी अंतर और उनके कारणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका पेडागॉजी से संबंधित है। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिसमें कि ये पेडागॉजी का टॉपिक आएगा, उसमें इसका जिक्र होगा। आगे देखते हैं। मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या क्या अंतर था। मामा का घर झुग्गी झोपड़ियों में बना हुआ था और छोटा था। बिल्डिंग जो थी उसमें सभी सुविधाएं थी, सीढ़ी भी थी, लिफ्ट भी था, पंखा भी था, घड़ी भी थी। यानी कि जो घर में आधुनिक सुविधाएं हैं वो सब से परिपूर्ण था क्या? बिल्डिंग। और मामा की बस्ती के घर जो थे वो झुग्गी झोपड़ियों के थे और संसाधनों का अभाव उसमें था। आगे, यह अंतर क्यों है चर्चा करो। क्योंकि जो समाज होता है इसमें बड़ा ही विभिन्नता पाई जाती है, एक रूपता नहीं पाई जाती है। इसमें 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक अपर क्लास के यानी कि अपर क्लास है, दूसरा मिडिल क्लास है और तीसरा लोअर क्लास है। तो जो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं वो लोअर क्लास के लोग होते हैं, और जो हाई फाई बिल्डिंगों में रहते हैं वो अपर क्लास के लोग होते हैं, और जो मिडल होते हैं या मिडिल क्लास के लोग होते हैं तो वो बीच की कड़ी होता है ना, उनका घर बहुत हाई फाई होता है ना झुग्गी झोपड़ियों जैसा होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? अपने बारे में बताओ, इनमें से तुम्हारा घर किसके जैसा है, उस पर गोला लगाओ।
नंदिता, मामा, बबलू किसी और की तरह, तो आप अपने घर को तुलना कर सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। तुम्हारे घर में पानी कहां से आता है, तो हमारे घर में पानी कहां से आता है, ये भूमिगत जल नल के द्वारा आता है। अब तो जल मिशन के तहत हर घर नल की व्यवस्था हो रही, उसके द्वारा पानी मुहैया कराया जाएगा। क्या तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन है? यदि है, हाँ, तो एक दिन में बिजली कितने घंटे आती है? तो बड़ी दुर्दशा है उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए, ठीक है। और बड़ी दिक्कत है, कहीं कहीं 12 घंटा आती, कहीं कहीं 14 घंटा आती, कहीं कहीं शहरों में 24 घंटा तो नहीं, 20 घंटा 21 घंटा जरूर आती है। तुम्हारे घर के पास कौन सा अस्पताल है? तो हमारे घर के पास सरकारी अस्पताल बना हुआ है। अमूमन आप देखेंगे कि हर जो है ब्लॉक में सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है, ठीक है। और गांव-गांव में भी, ग्राम पंचायतों में भी छोटे छोटे अस्पताल बने हुए हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि इन अस्पतालों में दवाई और डॉक्टर नदारत हैं, ठीक है। तुम्हारे, अच्छा आगे क्या कह रहा है देखते हैं। नीचे दी गई जगहें तुम्हारे घर से लगभग कितनी दूर है? बस स्टॉप। तो अन्य जितने भी लोग हैं सबके घर की तुलना में ये पूछ रहा है, ठीक है। तुम्हारे इलाके में बने अलग अलग तरह के घरों का चित्र कापी पे बनाओ। आगे एक नई चिंता। अब क्या चिंता है भाई, इस चैप्टर में देखते हैं। मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत बातें करते हैं, सुना है वहां बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं। जुहू चौपाटी, काश जब हम वहां जाएं तो मुझे भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए, ये नंदिता कल्पना कर रही है। और ये भेलपूरी बेचने वाला है, वहां पे लाइन लगी हुई है, ठीक है। आगे क्या है, आजकल मामा बहुत परेशान है, मैं उनसे मुझे मुंबई घुमाने का भी नहीं कह सकती। पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करने का नोटिस दे गए थे, तो आप जब किसी भी अनअधिकृत जगह पे आप अपनी झुग्गी झोपड़ियां बनाएंगे, तो जब उसकी जरूरत होगी तो वो आपको खाली करवा लेगा। वैसा ही यहाँ पे हुआ। अब वहां बड़ा होटल बनेगा। मामा ने बताया था कि पिछले 10 सालों में उन्हें तीसरी बार, ये बात नहीं है जी, बार है, क्या है, तीसरी बार है, नोटिस मिला। जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जाएगी, यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाएगा उनको। इसी झुग्गी के बदले जो जगह मिली है वहां शहर से बहुत दूर है। समझो शहर का दूसरा कोना, वहां ना पीने का पानी ना बिजली, पता नहीं वहां कोई बस भी जाती है या नहीं। मामा इतनी दूर से काम पर कैसे आएंगे, कितना ज्यादा पैसा लगेगा और कितना ज्यादा टाइम भी, और मामी उनको कहाँ काम मिलेगा भी या नहीं। अगर मामा नई जगह चले गए तो मैं माँ से मिलने कैसे आऊंगी? माँ तो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, ये अपनी पीड़ा बता रही है। कौन बता रही है? नंदिता। आगे देखते हैं। नंदिता के मामा के परिवार की तरह ही कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। कक्षा में इन्हीं कारणों पर चर्चा कराई जाए। अब बताओ इसमें क्यों होता है? क्योंकि अनधिकृत जगह पे आप बना हो, या आप जो है किराए के मकान में रह रहे हो तब भी छोड़ना पड़ता है, या फिर आप अपने मकान को बेच के कहीं दूसरे शहर शिफ्ट होते हो तब भी छोड़ना पड़ता है। आगे क्या है, ठीक है, ये आपको लिखने के लिए प्रश्न दिया हुआ है। तो आज का जो वीडियो था वो एक ऐसा वीडियो था जिसमें अमीरी, गरीबी और रहने के तरीकों में जो आपका ऊंच नीच भेदभावपन है उस पे था। तो आप कैसा लगा हमारा वीडियो, या कैसी लगी कहानी, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के साथ, अगले शीर्षक वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।